को हमदर्दी है। मैंने पहले ही कहा, ना तेरा है ना मेरा, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। एहसान को मानिए, देश केवल हिंदुओं से नहीं बना है, देश केवल सवर्णों से नहीं बना है, देश केवल पिछड़ों से नहीं बना है। ये देश हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बुद्धों और जैन, तमाम पारसी जितने भी लोग इस देश में रहते हैं, इस देश के बसिंदे हैं, वो चाहे जहाँ से भी आए हों, हैं तो इसी देश के नागरिक। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब यही है कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। यूजीसी के समर्थन में आज देश का मुसलमान खड़ा है। कुछ भी करने को नहीं है, इनके पास नौकरी नहीं है, इनके पास अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो आप उस पर सवाल करेंगे इससे पहले ही आपको अलमारी पे उठा के ऊपर बैठा देते हैं। कैसे देख रहे हेमंत बिस्वा शर्मा? पहले कहते मियां मुसलमानों को 5 रुपए की जगह 4 रुपए दीजिए। अब जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एकदम शूट कर रहे हैं मुसलमानों को, और बीजेपी अपने हैंडल से उसको ट्वीट भी किया और वीडियो को फेसबुक में लगाया है। देखिए, उदय प्रताप सिंह की बहुत मशहूर पंक्तियां है, ना तेरा है ना मेरा, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो लोग आज एक खास धर्म, एक खास समाज, एक खास जाति के लोगों से नफरत पैदा कर रहे हैं, इस देश में लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात ये समझ ले कि उनकी नफरत की दुकान बहुत दिनों तक चलने वाली है नहीं। लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे देश का ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है, देश का बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। और जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा, एक नफरत पैदा किया जा रहा है देश के गरीब तबके में एक खास धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरीके से खास तबके में एक नफरत पैदा किया जा रहा है, मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, तो उसको भी लोग अब समझ रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जिसका आपने नाम लिया, इनके बारे में एक कहानी है कि राहुल गांधी के घर गए थे, तो राहुल गांधी ने कुत्ते को खिलाना ज्यादा मुनाफिक समझा इनको बिस्किट खिलाने से ज्यादा, है ना। राहुल गांधी ने अपने कुत्ते को बिस्किट पहले दिया, इनसे बाद में मिले, शायद इनसे ना मिले, तो ये ना मिलने की वजह से वहां से निकल कर पार्टी छोड़ दिया। तो ये कांग्रेस में थे, और जब ये कांग्रेस में थे तब बीजेपी के लोग कहते थे कि पूरे देश में हेमंता बिस्वा शर्मा से ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। तो भ्रष्टाचार की आड़ में जो आदमी लिप्त हो, भ्रष्टाचार जिसका संरक्षण करती हो, वो और क्या कर सकता है। और जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक नफरत, इसके अलावा बीजेपी के पास और कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाते हैं, जब अरब कंट्रीज में जाते हैं, ईरान में जाते हैं, जब प्रिंस के साथ वो घूमते हैं, तब प्रिंस ने मान लीजिए कभी पूछ लिया कि हेमंता बिस्वा शर्मा कौन है, तुम्हारी पार्टी का है क्या, तो जो ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं मोदी क्या जवाब देंगे उस समय? मोदी जी तो तारीफ कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, कह रहे घुसपैठियों को रोक दिया हेमंता ने। हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को रोक दिया। कितने घुसपैठियों को रोका, वो घुसपैठिए कहाँ से आए थे, किन की सरकारों में आए थे, वो घुसपैठिया जब आए तो क्या कार्रवाई हुई। इसी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था ना, बिहार चुनाव के जब नतीजे आने वाले थे, ठीक उसके एक दिन पहले इसी दिल्ली के लाल किले पे बम से लोगों को उड़ाया गया। उस पे क्या जवाब है इनका? ये घुसपैठियों की बात करते हैं। एसआईआर का पूरा जो जाल इन्होंने बिछा रखा है, बिहार में किया एसआईआर, लोगों के नाम काट दिए, 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। यूपी में हुआ, बंगाल में हो रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री आज सदन में देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चक्कर काट रही है। तो ये एक अपने आप में एक सवालिया निशान है कि जब घुसपैठिए भारत में है तो सरकार तो आपकी है, रक्षा मंत्रालय आपका है, डिफेंस आपका है, सेना आपकी है, सरहदें आपकी हैं, आप रोकने में काबिल नहीं है। इसका मतलब है मियां मुसलमानों का इलाज करिए, जितना टाइट करना करते रहिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, इस देश का ये मुद्दा है ही नहीं कि किसको टाइट करना है, किसको लूज करना है। इस देश का असली मुद्दा है बेरोजगारी। युवा जो इस देश का है वो बेरोजगार है, हिंदू भी बेरोजगार है, मुसलमान भी बेरोजगार है, दलित भी बेरोजगार है, ओबीसी भी बेरोजगार है ना। इस देश का हर तबका, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बेरोजगार हैं। और जब आप बेरोजगारी के खिलाफ कोई एक मुहिम नहीं चला पाते हैं, जब आप बेरोजगारी के खिलाफ कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो उनको धर्म का अफीम चटा देते हैं। तो धर्म का अफीम चटा के कह रहे जब तक सत्ता में रहूंगा, जब तक रहूंगा तब तक मियां परेशान रहेगा। देखिए, एक बहुत बड़ी बाइनरी ये है कि जो लोग आज तख्त पे हैं वो कल नहीं होंगे, है ना। आज जो लोग बैठे हैं वो कल नहीं होंगे। उनके भी दिन आएंगे जो आज सत्ता के बाहर बैठे हैं, जो विरोध में है, जो विपक्ष में है। तो कुछ भी आप ऐसा ना करें, कोई भी ऐसा फैसला ना ले, कोई भी ऐसी नीति ना बनाए, कोई भी ऐसी नीतियों पे आप काम ना करें जिससे कि कल को आप यदि सत्ता में ना रहे तो आपको आजीवन जेल में ना रहना पड़े। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा प्रियांशु जी? आप लोग यूजीसी में कह रहे हैं कि लागू करना चाहिए रूल जो है,
और कह रहे ब्राह्मण और आगे ब्राह्मणों को आगे चलना है, आप पीछे चलना चला रहे हैं। देखिए इस देश के संस्थाओं में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, आप भी जिस किसी मीडिया प्लेटफॉर्म से आते होंगे, आप नेशनल मीडिया तो नहीं है। नेशनल मीडिया में आप होते तो आप नौकरी कर रहे होते, आप मालिक की भूमिका में नहीं होते। देखिए, इसके अलावा जो देश की ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग किस जाति के हैं? देश के विश्वविद्यालयों में आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाइस चांसलर, कुलपति और प्रोक्टर के जो पद हैं, उस पे देश के जो बहुजन समाज जिसकी आबादी 90% है, वो 9% भी नहीं है ना। तो एक जो डिवाइड किया गया है लोगों को, मंडल कमीशन के बाद कुछ लोग पहुंच पाए, लेकिन उनके सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। उस सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन लाया और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार को मैं सुप्रीम कोर्ट इसलिए कह रहा हूँ, ये लड़ाई जो है सरकार के खिलाफ भी है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि यूजीसी के अधिनियम पे, यूजीसी के कानून पे रोक लगाया है, तो मैं मानता हूं कि ये रोक नरेंद्र मोदी ने लगाया है। क्यों लगाया है? अयोध्या में राम मंदिर बना तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मोदी ने इसको अपनी उपलब्धि बताई। तो यूजीसी रेगुलेशन का जो बिल है, इसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने रोका है। इसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी को लेनी पड़ेगी और ओबीसी को, देश के ओबीसी छात्रों को जवाब जो है वो नरेंद्र मोदी को। निशिकांत दुबे ने लिखा था, निशिकांत दुबे माननीय सांसद गोड्डा झारखंड, उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा, वही होगा जो मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट वही फैसला लेगा जो मैं कह रहा हूँ। कोर्ट है ये, उनका ट्वीट अभी भी आपको मिल जाएगा। देश की जो पार्टी है बीजेपी के तमाम नेता पहले तो वो बोल नहीं पा रहे थे, और जैसे ही यूजीसी पे सरकार ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वो निकल के अपने बिल से फुदकने लगे और बताने लगे कि इसके ये नुकसान थे। भाई जब ये नुकसान थे, मोदी जी को आप बदनाम कर, उनको तो लोग गाली दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि घोड़ा गधा को साथ चलाना चाह रहा है। मैं कहता हूँ कि मोदी को गाली दी गई, देश के शिक्षा मंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उनके पिछवाड़े पे लात मारने की बात की गई। तो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि देश में ना एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है। हमारे पास वो मधु लिमय जैसा नेता नहीं जो सवर्ण समाज से आता था, हमारे पास वीपी सिंह जैसा नेता नहीं जो सवर्ण समाज से आता था, हमारे पास रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता नहीं जो सवर्ण समाज से आते थे, अर्जुन सिंह जैसे नेता जो सवर्ण समाज से आते थे और बहुजन तबके की लड़ाई को बहुत ही मजबूती से लड़ते थे। तो हम वो भी लैग कर रहे हैं। और हमारे पास दूसरी तरफ देश में सदन में सबसे मुखरता से बोलने वाले शरद यादव भी नहीं है, मुलायम सिंह यादव भी नहीं है, लालू प्रसाद यादव भी नहीं है। 65% आरक्षण का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 साल से अटका हुआ है, उस पे ध्यान नहीं जा रहा सुप्रीम कोर्ट का। मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मिलेगा, कोर्ट उस पर रोक लगा देगी, है ना। अगर बिहार की सरकार जाति आधारित गणना कराने के बाद एक बहुत ही साइंटिफिक आंकड़े के साथ 65% आरक्षण करती है, तो उस पर भी जाके सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टे लगा देता है और कहता है कि आप इसको लागू नहीं कर सकते, 50% आरक्षण का कैप टूट जाएगा, है ना। और यूजीसी रेगुलेशन जो रेगुलेशन आया, इस पे एक बहुत ही, मुझे लगता है कि मुट्ठी भर लोगों ने विरोध दर्ज किया इसका, है ना। सोशल मीडिया पे विरोध दर्ज किया हो, चाहे नेशनल मीडिया पे किया हो, उसके दबाव में केवल 3 दिनों के अंदर में इस कोर्ट ने जो है इस बिल पे स्टे लगा दिया। और आज इस देश का ओबीसी विश्वविद्यालयों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, बीएचयू, पटना यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तमाम विश्वविद्यालयों में जो ओबीसी छात्र हैं वो रोहित एक्ट की बात कर रहे हैं, पायल तन्वी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, दर्शन सोलंकी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। इसी सुप्रीम कोर्ट को कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। यही मीडिया जो आज से 1 हफ्ते पहले तक यूजीसी पे प्राइम टाइम कर रही थी, वो आज खामोश है, उसको यूजीसी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। किनको हमदर्दी है? मैंने पहले ही कहा, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। एहसान को मानिए, देश केवल हिंदुओं से नहीं बना है, देश केवल सवर्णों से नहीं बना है, देश केवल पिछड़ों से नहीं बना है। ये देश हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बुद्धों और जैन, तमाम पारसी, जितने भी लोग इस देश में रहते हैं, इस देश के बसिंदे हैं, वो चाहे जहाँ से भी आए हों, है तो इसी देश के नागरिक। तो उन तमाम लोगों से मिलकर बना है, उसको बचाने की लड़ाई है। उसको आप बचा लेंगे, ये देश सुरक्षित हाथों में रह पाएगा, नहीं तो आने वाला समय इससे भी ज्यादा भयावह होगा। हिंदू राष्ट्र में बाधा है। देखिए आप ये सवाल जो है ना आपका, ये जो हिंदू राष्ट्र की जो बाइनरी, हम यहाँ यूजीसी पे बात कर रहे हैं, आप यूजीसी लेके आ गए, है ना, आप हिंदू राष्ट्र लेके आ गए। भाई यूजीसी सही है, समानता का सारे हिंदू एक है, फिर आपको क्या दिक्कत है यूजीसी? देखिए आपका नाम राशिद कमाल है, आप R24 आपका लोगो दिख रहा है मुझे। आपने जब ये सवाल किया तो मुझे मैंने एक फेसबुक पोस्ट पढ़ा था, अभी जब यूजीसी की रेगुलेशन लाई गई थी, तो
एक व्यक्ति ने फेसबुक पे लिखा कि हम देश के मुसलमानों से जो सवर्ण समाज से आते हैं, है ना, मुसलमानों में भी जनरल कैटेगरी है शेख सैयद पठान, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे समर्थन में आइए, है ना, आप यूजीसी बिल का विरोध कीजिए क्योंकि ये हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो हमारे मुसलमान भाइयों ने जवाब दिया कि भाई हम एनआरसी का कागज ढूंढने में व्यस्त हैं, हमसे आप समर्थन की उम्मीद अभी ना करें, हम जब कागज ढूंढ लेंगे तब आप हमसे समर्थन मांग लीजिएगा, है ना। तो ये इस देश की गंगा जमुनी तहजीब यही है कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है यूजीसी के समर्थन में। लेकिन आज देश का मुसलमान खड़ा है। एक सिटिंग सीएम इस तरह की बयानबाजी करे जो घटिया बयान है, मुसलमानों को गोलियों से भूनने का की बात। देखिए वो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने बार बार कहा है कि इनके पास कुछ भी करने को नहीं है, इनके पास नौकरी नहीं है, इनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो आप उस पर सवाल करेंगे इससे पहले ही आपको अलमारी पे उठा के ऊपर बैठा देते हैं कि अब आप रोइए कि मुझे अलमारी से नीचे उतारो, है ना। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये आपको धर्म का अफीम चटा रहे हैं, धर्म के नाम पे बरगला रहे हैं, धर्म के नाम पे एक करके क्या चाहते हैं भाई आप यूजीसी पे बात क्यों नहीं करना चाहते? आप ओबीसी एससी छात्रों के हक और अधिकार के लिए क्यों नहीं बोल पाते? आप उनको बांटते हैं मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में। जब आपको हिंदू एक करने की बारी आती है तब सारे हिंदू एक हो जाते हैं। और अभी जब यूजीसी रेगुलेशन की बात आई तो सवन खेलने लगे, है ना। ब्राह्मण, अभी चित्रा त्रिपाठी का मैंने एक हेडलाइन देखा, उन्होंने लिखा कि ये क्या लिखा था, ठाकुर ब्राह्मण जीते और बंटवारे वाले हारे, ऐसा करके उनका हेडलाइन था। यही चित्रा त्रिपाठी 3 दिन पहले कह रही थी कि देश में जातिवाद बढ़ गया है, और वही चित्रा त्रिपाठी 3 दिन बाद क्या कहती है, 2 समुदाय का नाम लेकर कहती है कि ये लोग आगे और बाकी सब पीछे, है ना। तो ये भी एक तरीके का हेट्रेड है, नफरत है खास तबके के लिए, वो समय समय पर लोगों का दिख जाता है। कमजोर है आप लोग, 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, आप लोग तो 15 दिन से ऐसे ही अरे मैं कह रहा हूँ ना कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा, है ना, तमाम राज्यों को, सुप्रीम स्टेट को कहा है कोर्ट ने कि आप एक प्रॉपर डेटा लेके आइए, साइंटिफिक डेटा लेके आइए, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करा के साइंटिफिक डेटा लेकर गई कोर्ट में, कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। 65% आरक्षण आज भी स्टे पे है, 3 साल हो गए कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 दिन के विरोध में आप सुनवाई करके आप स्टे लगा देते हैं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। जब तक कोलोजियम रहेगा, जब तक एक जाति के जज रहेंगे, जब तक जजों के पट्टे जज बनते रहेंगे, जब तक जजों के बच्चे जज बनते रहेंगे, तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन जारी रहेगा। तो हमारी लड़ाई जो है वो कोलोजियम के खिलाफ भी है। देखिए मोहन भागवत के कहने, मोहन भागवत देश नहीं ना है, मोहन भागवत प्रधानमंत्री नहीं ना है, मोहन भागवत के कहने पे कितने प्रतिशत लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। मोहन भागवत क्यों नहीं ओबीसी की बात कर रहे हैं? यही मोहन भागवत है ना, 15 के बिहार के चुनाव में कहते थे कि आरक्षण पे समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो इन लोगों की जो राय है वो समय समय पर बदलती रहती है। जब मुसलमानों के खिलाफ बात आती है तो ये सारे हिंदू एक करने लगते हैं, जब देश के SC ST OBC की बात आती है तो ये लोग सवर्ण हो जाते हैं। मोहन भागवत जिस कम्युनिटी से आते हैं, चितपावन ब्राह्मण है वो, और जिस वो संस्था से आते हैं, उस संस्था में मोहन भागवत की जाति के अलावा कोई भी चीफ नहीं बन पाया है। मैं फिर कहता हूँ, चितपावन ब्राह्मण के अलावा RSS का चीफ कोई भी नन ब्राह्मण भी नहीं, मतलब नन चितपावन ब्राह्मण भी नहीं रहा। नन ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, कोई दूसरा ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, चितपावन ब्राह्मण के अलावा एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन चितपावन ब्राह्मणों के अलावा कोई और अध्यक्ष नहीं रह सकता जिस संस्था का। वो अगर इस बारे में बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, तो ये अपने आप में छला हुआ है। उन सब बातों पे वो स्वर्ण जो है वो इस देश में अभागे हो गए हैं यूजीसी कानून आने के बाद। वो जो अभागा नोच लीजिए, कुमार विश्वास का रोम रोम नोच लीजिए। हम तो कहते हैं कि बाकी जितने भी सवर्ण भाई है जो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, वो जाके उस अभागे सवर्ण का रोम रोम नोच लीजिए, जो बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा है, जो राज्यसभा के लिए इस पार्टी से उस पार्टी की दलाली कर रहा है, जो कभी समाजवादी पार्टी के मंच पे बैठता है, जो कभी बीजेपी के मंच पे बैठता है, कभी कांग्रेस के मंच पे बैठता है, जिसकी पत्नी, मैं पारिवारिक मसलों पे नहीं जाता लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, जिसकी पत्नी को कांग्रेस की सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार में नौकरी मिली, जिसके भाई एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो भी कांग्रेस सरकार की नौकरी थी, उनके पिताजी अध्यापक थे, वो भी कांग्रेस सरकार की नौकरी थी, वो आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा चाहते थे। वहां उन्होंने 2013 में एक भाषण दिया था जयपुर में, राजस्थान में, जहां उन्होंने आरक्षण के खिलाफ एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि आरक्षण आने के बाद जातिगत भेदभाव बढ़े हैं, है ना। कुमार विश्वास को मैं कोट कर रहा हूँ, और उन्होंने इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को वो बताया, जातिवादी व्यक्ति बताया, और उन्होंने दासी प्रथा, कहते थे कि हमारे यहाँ बाई या दादी के साथ शादी करके एक और महिला आती थी, है ना। तो ये कुमार विश्वास का पुराना बयान है। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा ये अभागा सवर्ण जो है
इतना रोइया रोइया नोचना अगर कह रहा है ना, राजनीतिक मोहमाया त्याग दिया, आप तो वो धर्म की बात कर रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं, राम कथा का है ना। जब राम कथा आप कह रहे हैं, जब आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो आप सवर्ण कैसे हो गए भाई? आप हिंदू रहिए। जब एक बिल आया आप हिंदू से सीधा सवर्ण हो गए, फिर अगला बिल आएगा तो आप फिर सवर्ण से फिर हिंदू हो जाएंगे। तो ये खेलिए मत। तुम खेलो तो गिल्ली डंडा, हम खेलो तो टूर्नामेंट वाला खेल मत कीजिए। आपको समझने की जरूरत है कि आप किस राह पे हैं, किस दिशा में है। या लड़ाई के इस पार रहिए, उस पार रहिए। बीच में रहेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, नाव दोनों साइड में जाएगी, आप फैल के नीचे गिर जाएंगे।